गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा हर्ष का शासन प्रबंध। हर्ष एक महान विजेता के साथ साथ कुशल शासक प्रबंधक भी था। हालांकि उसने अपने शासनकाल में बहुत थोड़े परिवर्तनों के साथ गुप्तकालीन व्यवस्था को ही जारी रखा। उसके शासन का स्वरूप प्रमुख सामंतवादी था। उसने अपने 42 वर्ष के शासन में प्रशासन को जो सुदृढ़ता प्रदान की वह उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। उसने अपनी योग्यता के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात उसने एक ऐसा शासन प्रबंध किया जिसके आधार पर वह अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने में पूर्णतः सफल रहा। हर्ष के शासन प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम राजा। वर्धन साम्राज्य का मुखिया राजा कहलाता था। समस्त शासन व्यवस्था और सत्ता हर्ष या राजा के हाथ में केंद्रित थी। उसके शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा ही अपने प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था। उसके नाम पर ही सारे फैसले होते थे और वह शासन का सर्वेसर्वा था। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका का अध्यक्ष था। सेना का सर्वोच्च सेनापति था। कोई भी व्यक्ति सम्राट के निर्णयों या आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। वह किसी भी अपराधी को मृत्युदंड दे सकता था। वह किसी भी अपराधी के मृत्युदंड को क्षमादान में बदल सकता था। वह दैवीय शक्ति में विश्वास करता था। फिर उसकी दूसरा पॉइंट था उसकी मंत्री परिषद। जिस प्रकार पहिया रथ के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार अकेला शासक प्रशासन नहीं चला सकता। इसलिए हर्ष भी मंत्रियों के महत्व को समझता था। इसलिए उसने कुशल शक्तिशाली मंत्री परिषद का गठन कर रखा था। उसकी मंत्री परिषद के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाते थे। हर्ष गलत कार्य करने या अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभाने वाले मंत्री को पद से हटा देता था। मंत्री परिषद राज्य की विदेश नीति निश्चित करने के साथ साथ राजा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसे राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात मंत्री परिषद ने हर्षवर्धन को राजा बनाने का निर्णय लिया था और हर्ष को अपने फैसले से अवगत करवाया था। परंतु यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय का मंत्रिमंडल आज के मंत्रिमंडल जैसा नहीं था। मंत्रिमंडल केवल राजा को सलाह ही दे सकते थे। उसको मानना या न मानना राजा पर निर्भर करता था। उसके अभिलेखों में, हुआनसांग के भी अभिलेखों में वृत्तांत मिलता है। प्रधानमंत्री हर्ष ने अपनी मंत्री परिषद का एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर रखी थी। वह अन्य मंत्रियों में सर्वोच्च और राजा के बाद दूसरे नंबर पर होता था। इसके बाद महाबलाधिकृत सेना का मंत्री था। वैसे तो हर्ष स्वयं अपने साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति था, क्योंकि उसके प्रशासन के अन्य कार्य भी करने होते थे। उसके पास समय का अभाव था, इसलिए उसने अपने अधीन एक सेनापति की नियुक्ति कर रखी थी। महासंविधा विग्रहाधिकृत, यह एक विदेश मंत्री अथवा युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। विदेश मंत्री का प्रमुख कार्य विदेशों में अपने देश का नेतृत्व करना था। इसके बाद एक कटुक होता था। यह मंत्री हाथी सेना का अध्यक्ष था। इसका कार्य हाथी सेना की देखभाल करना, उनको प्रशिक्षण देना, सैनिकों को वेतन तथा युद्धों में हाथियों की सहित उपस्थिति आदि थी। इसके बाद वृद्धश्वार, यह घुड़सवार सेना का मंत्री था। अन्य मंत्री थे हर्ष के अभिलेख के अनुसार महाप्रतिहार, विषयपति, दिवीर आदि। इसके बाद प्रांतीय तथा जिलों का प्रशासन की अगर बात करें तो हर्ष ने अपने प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन को आगे प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रांत को भुक्ति और उसके मुखिया को उपारिक महाराज कहकर पुकारा जाता था। उसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी। उपारिक महाराज के प्रमुख कार्य अपने प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना और चोर डाकुओं को पकड़ना, प्रजा की भलाई के लिए काम करना आदि होता था। इसके बाद उसके बाद स्थानीय शासन की बात आती है। हर्षवर्धन के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी और प्रत्येक गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जिसमें गांव के विशिष्ट लोग भाग लेते थे।
इसके बाद उनका राजस्व प्रबंध था। हर्ष के शासनकाल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। उस समय कुल उपज का छठा भाग 1/6 भाग भूमि कर दिया जाता था। राज्य की ओर से किसानों की भलाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। भूमि कर अनाज के रूप में लिया जाता था। उसमें ऊपरी कर, धान्य, हिरण्य आदि भी कर लिए जाते थे। इनमें से जो नकद दिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। उपहारों तथा बेटों से होने वाली आय को बलि भी कहते थे। हर्ष का न्याय प्रबंध की बात करें, हर्ष ने अपने साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अच्छी न्याय व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। उस समय राजा या हर्ष की अदालत सबसे बड़ी अदालत थी। राजा की अदालत से प्रांतों से आए हुए अपील संबंधी मुकदमे सुने जाते थे और उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। मुकदमों का निर्णय उस समय प्रचलित कानून व परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाता था। हर्ष ने अपने अधीन अनेक न्यायालयों का गठन कर रखा था, जिन्हें धर्मस्थान या धर्मासन कहा जाता था। इन अदालतों के न्यायाधीश धर्माध्यक्ष कहलाते थे। राजा के नीचे प्रांतीय व जिलों की अदालतें होती थी। सबसे छोटी अदालत गांव की अदालत होती थी। हर्ष के समय दंड व्यवस्था भी कठोर थी। इसके बाद हर्ष का सैनिक प्रबंध। हर्ष ने एक अच्छा सैनिक संगठन स्थापित किया। वैसे तो समस्त सैनिक विभागों का मुखिया स्वयं राजा ही था, लेकिन उसने अपने अधीन एक सेनापति की भी नियुक्ति करती थी। जो उसकी सेना में कुल 4 विभाग थे: पैदल, अश्वारोही, गजारोही और रथ। उसकी सेना में सैनिकों की कुल संख्या 6 लाख थी, जिनमें 1 लाख घोड़े, 60,000 हाथी शामिल थे। बाण की पुस्तक हर्षचरित, हर्ष के अभिलेखों से हमें ऊंट सेना तथा नौसेना का वर्णन भी मिलता है। राजधानी की है, हर्ष जब गद्दी पर बैठा तो उसकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन कन्नौज की विजय के पश्चात जैसे जैसे हर्ष का साम्राज्य विशाल होता गया, हर्ष ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। कन्नौज नगर गंगा के पश्चिमी तट पर बसा हुआ नगर है, जो 4 मील लंबा तथा 1 मील चौड़ा है। ये हुनसांग के अनुसार ये कहावत है, नगर के चारों ओर सुरक्षित दीवार, खाई तथा अनेक मजबूत बुर्ज बने हुए थे। यहाँ पर 100 बौद्ध मठ भी थे और उच्च कोटि का शासन प्रबंध था। शिक्षा और साहित्य को संरक्षण भी हर्षवर्धन ने दिया। हर्ष केवल तलवार का ही नहीं बल्कि वह कलम का भी धनी था। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, लेखक था, और उसने उनके 3 प्रसिद्ध नाटक थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नगानंद की रचना की। ये नाटक संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। बाण ने भी हर्ष के लेखन की सुंदर शब्दों में प्रशंसा की है। वैसे भी हर्ष की रचनाओं की तुलना कालिदास, भास तथा भोज की रचनाओं से की जाती है। वह विद्वानों से बहुत प्रेम करता था और उसने साम्राज्य में अनेक विद्वानों को आश्रय भी दे रखा था। हर्ष ने धर्म के लिए भी काफ़ी कार्य किया। वह धार्मिक सहनशीलता की नीति में विश्वास रखने वाला था। वह हिंदू धर्म का अनुयायी था और शिव एवं सूर्य की उपासना करता था। परंतु उसने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बना, जबकि पहले वह बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में विश्वास रखता था। इसके पश्चात हर्ष ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए भी अनेक कार्य किए। उसने पशुवध की मनाही कर दी थी। इसके बाद जो हर्षवर्धन ने धर्म के विकास के लिए समय समय पर कई धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। जो प्रमुख सभाएं थी उनमें प्रथम है कन्नौज धर्म सभा। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बना और इसलिए इस शाखा का प्रचार करने के लिए हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक धर्म सभा बुलाई। इस सभा में 18 बड़े बड़े शासकों ने भाग लिया, जिसमें कामरूप का शासक भास्कर वर्मन और वल्लभी का शासक ध्रुवसेन भी शामिल हुए। प्रयाग की सभा थी। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक सांस्कृतिक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। सन 643 में ही हर्ष ने प्रयाग में भी एक धर्म सभा का आयोजन किया। यह हर्ष की 6ठी सभा थी, जिसमें 20 राजाओं और 5 लाख से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। ह्वेनसांग के वृत्तांत जो हर्षवर्धन के बारे में थे, उसमें ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा
ग्रहण करने के लिए भारत आया था। उसका जन्म 600 ईस्वी में चीन के होनान फू नामक स्थान पर हुआ। उसके पिता का नाम हुई था और हुई के 4 पुत्र थे। ह्यूनसांग सबसे छोटा था। 20 वर्ष की आयु में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कहा जाता है कि वह अपना अधिकतर समय बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने में ही बिताता था। उसने राजा के बारे में उन्होंने जो लिखा, ह्यूनसांग ने जो हर्षवर्धन के बारे में लिखा, उसमें मुख्य है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन एक परिश्रमी शासक था और कर्तव्य पालक था। हालांकि वह पूरे राज्य के ठाट बाट से महलों में रहता था, लेकिन वो भोग विलास में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता था। वह दिन रात राजकीय कामकाज और प्रजा की भलाई में लीन रहता था। आगे ह्यूनसांग कहते हैं कि हर्षवर्धन उदार एवं दानी था। वह निर्धनों, अपाहिजों, साधुओं, ब्राह्मणों, भिक्षुओं को तथा विद्वानों को दिल खोल कर दान देता था। वो धार्मिक सहनशील था। वो सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखता था। प्रारंभ में वह हिंदू धर्म का अनुयायी था, शिव और विष्णु की पूजा करता था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। राजनीतिक स्थिति के बारे में ह्यूनसांग कहते हैं कि हर्ष की राजनीतिक स्थिति बहुत ही सुंदर शब्द कहते हैं कि वो प्रजा हितकारी शासन था। उसका शासन आदर्शों एवं मूल्यों पर आधारित था। वह हमेशा प्रजा की भलाई का ध्यान रखता था। उसके बाद कहते हैं, वो सरकारी आय के बारे में कहते हैं कि ह्यूनसांग के अनुसार राज्य को विभिन्न साधनों से भारी मात्रा में आय होती थी, जिसे वो भू राजस्व या भूमि कर से प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के आयात निर्यात पर कर, व्यापारिक कर, उपहारों, जुर्मानों से भी काफी मात्रा में आय प्राप्त होती थी। सड़कों की व्यवस्था के बारे में ह्यूनसांग ने वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि हर्षकालीन सड़कें सुरक्षित नहीं थी, उस पर चोर डाकुओं का भय था, वो लूट लेते थे। स्वयं ह्यूनसांग को यात्रा के दौरान 2 बार चोरों ने लूट लिया था। यात्री उसके बाद दंड व्यवस्था। ह्यूनसांग के अनुसार हर्ष के शासनकाल में दंड व्यवस्था कठोर थी। साधारण अपराधों के लिए अंग भंग और भयंकर अपराधों के लिए मृत्युदंड तथा देश निकाले जैसे दंड भी थे। अभिलेख विभाग का भी उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने अभिलेख विभाग का भी आयोजन कर रखा था, स्थापित कर रखा था। इसकी देखरेख के लिए अभिलेख अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सेना विभाग भी उन्होंने बनाया हुआ था। एक विशाल सेना का उन्होंने गठन किया था, जिसमें 1 लाख घुड़सवार, 50,000 पैदल, 60,000 हाथी तरत थे। कन्नौज व प्रयाग। ह्यूनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में कन्नौज एवं प्रयाग नगरों का भी वर्णन किया है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी और वह समृद्धशाली नगर था। सामाजिक अवस्था के बारे में ह्यूनसांग कहते हैं, उनके भोजन की बताते हैं तो हर्ष के समय लोगों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल, दूध, दही, मक्खन, घी, दालें आदि थी। सब्जियां खाते थे और गेहूं की रोटियां खाते थे। अधिकतर जनता प्याज एवं लहसुन का प्रयोग करती थी और अधिकतर लोग शाकाहारी भोजन प्राप्त करते थे। जो लोग मांस खाते थे वो नगरों एवं गांव से बाहर रहते थे। वस्त्र और आभूषणों के बारे में बताते हैं। हर्ष के समय भारत के लोग कपड़े बनाने की कला से परिचित थे। वे ऊनी, सूती तथा रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। जाति प्रथा के बारे में लिखते हैं कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें जाति प्रथा के नियम बहुत कठोर थे। जाति से बाहर दूसरी जाति के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते थे। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। स्वच्छता प्रेमी लोग थे। हर्षवर्धन कहता है कि वे सुबह उठकर नित्य कर्म करने के पश्चात स्नान करते थे और इसके बाद ही भोजन करते थे। बिना हाथ धोए और किसी के जूठे बर्तन में खाना नहीं खाया जाता था। उच्च नैतिक चरित्र था। ह्यूनसांग कहते हैं कि हर्ष के शासनकाल में भारत के लोग उच्च नैतिक चरित्र पर अधिक बल देते थे। वे झूठ, चोरी, हेरा फेरी को पाप समझते थे। अतिथि का आदर सत्कार करते थे। सामाजिक संस्कारों के बारे में बताते हैं, उसमें सती प्रथा ने समाज में भयंकर रूप ले लिया था। हर्ष की माता यशोमती अपने पति की मृत्यु पर सती हो गई थी। उसकी बहन भी अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, परंतु उसे बचा लिया गया। हालांकि पर्दा प्रथा नहीं थी और थी, जैसे समाज में बाल विवाह, जादू टोना आदि बुराइयां भी थी। आर्थिक अवस्था के बारे में ह्यूनसांग लिखते हैं कि कृषि के बारे में लिखते हैं, कृषि हल और बैलों से की जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। गेहूँ, चावल, जौ, चना, मक्का, मटर
तिलहन, कपास, पटसन, विभिन्न प्रकार की दाल, सब्जियां, फलों की कृषि काफ़ी मात्रा में होती थी और लगभग वर्षा पर ही कृषि निर्भर करती थी, लेकिन कहीं कहीं सिंचाई भी होती थी। पशुपालन पर लिखते हैं कि उस समय लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, कुत्ते, सूअर, घोड़े, बंदर आदि का पालन भी करते थे और पशुओं का आर्थिक महत्व अधिक था। गाय भैंस से दूध, दही था, मक्खन प्राप्त होता था। उद्योग तथा व्यापार के बारे में लिखते हैं कि देश में सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र का था। और धर्म के बारे में भी ह्वेन सांग लिखते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में था, हीनयान और महायान, और फिर अन्य 18 शाखाओं में बाद में विभाजित हो गया था। हिंदू धर्म के बारे में भी लिखते हैं, हिंदू धर्म में भी बहुत लोकप्रिय था। यहाँ अधिकतर जनता हिंदू धर्म के अनुयायी थी और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी। शिक्षा के विषय में कहते हैं, शिक्षा के केंद्र के बारे में कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा ब्राह्मण के घर अथवा मंदिरों में दी जाती थी। शिक्षा 5 वर्ष की आयु में भी आरंभ होती थी और 25 या 30 वर्ष की आयु तक चलती थी। विश्वविद्यालयों के बारे में बताते हैं कि उसमें तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इसके बाद आगे लिखते हैं हर्ष का चरित्र एवं सफलताएं। हर्ष एक योग्य एवं शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया और वो एक महान सेनापति था, महान साम्राज्य का निर्माता था। हर्ष केवल एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि साम्राज्य निर्माता के रूप में भी उसे इतिहास में ऊंचा स्थान प्राप्त है। वो प्रजा प्रेमी था, प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसने प्रजा की भलाई के लिए स्कूल, भवन, सड़कें, विश्राम घरों का निर्माण करवाया था। वो एक कुशल प्रबंधक भी था, महान दानी था, धार्मिक सहनशील था, बौद्ध धर्म का प्रचारक था, साहित्य प्रेमी था और वो परिवार प्रेमी भी था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसे अपनी माता पिता की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ। उसके पिता ने जब उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया तो उसने परिवार प्रेम का परिचय देते हुए अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बिठाया। राज्यवर्धन एक उदार शासक था। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर धोखे से उसका वध कर दिया, जिसे हर्ष को बड़ा दुख हुआ और इसके पश्चात भी उन्होंने शासक बनने से इनकार किया। वरिष्ठ मंत्रियों के समझाने पर ही उसने राज्य सिंहासन को ग्रहण किया। बंगाल के शासक द्वारा हर्ष के बहनोई का वध करने तथा उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लेने पर उसे बहुत धक्का लगा। हर्ष ने न केवल अपनी बहनोई की मौत का बदला लिया बल्कि उसमें अपनी बहन को भी बचा लिया जब वह सती होने जा रही थी। भारतीय इतिहास में परिवार प्रेम का इससे अनूठा उदाहरण नहीं मिलता। उपरोक्त सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्ष एक विजेता ही नहीं बल्कि कुशल शासक प्रबंधक भी था। उसने उत्तरी भारत के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके राजनीतिक एकता प्रदान की, जो अपनी जनता से बहुत प्रेम था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिसके कारण उसकी तुलना अशोक व कनिष्क से की जाती है। धन्यवाद।